चलो देखो, हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2 का। चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ सुन लो। इस चैप्टर के ऑप्शन में आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इस चैप्टर के ऑप्शन में क्या आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। 2 मिनट इंडेक्स आप लोग देख लो, ये यूनिट नंबर 2, ये यूनिट नंबर 2 का इंडेक्स है। इसमें पहले नंबर पर क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम सैलरी। ये भी क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। एक्चुअली ये दोनों एक ही चैप्टर है, आपके बुक में अलग अलग दिया हुआ है। जो पार्ट 1 है ये बात करता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट की। जब कोई इंसान जब कहीं पे नौकरी करता रहता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तो उस केस में उसको सैलरी के फॉर्म में क्या क्या मिलता है अपन उसकी बात करते हैं। ठीक है। जब वो रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद उसको क्या क्या मिलता है, पेंशन वगैरह मिलती है ना, तो उसके बारे में हम बात कहाँ करेंगे? सैलरी पार्ट 2 में। और नो डाउट ये लेंदी चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, समय लगता है पढ़ने में। उसके ऑप्शन में एक चैप्टर है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके ऑप्शन में एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो ये पढ़ लो या तो ये पढ़ लो। एग्जाम ओरिएंटेड अगर बात करो तो तैयारी करना है तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ लो या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लो। और अगर आप सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हो तो आप इसी का ही प्रैक्टिकल पढ़ लो और इसी की थ्योरी पढ़ लो। तो आपको फिर ये चैप्टर अगर स्किप करोगे तो चल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये सैलरी के कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, पढ़ने में मजा आता है। तो आज अपन चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कम से कम 2 दिन लगेगा मेरे को इस चैप्टर के बारे में रूल समझाने में, क्योंकि जब तक आप लोगों से रूल नहीं समझ में आएंगे आप लोगों को, तब तक सवाल नहीं बनेंगे आप लोगों से। ठीक है। इनकम टैक्स जो है कोई प्रकार का अकाउंट नहीं है कि मैं चलो अकाउंट का फॉर्मेट खींच दूं और आप लोगों को बताऊं कि चलो यहाँ क्रेडिट होगा वहाँ डेबिट होगा और क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स अकाउंटिंग नहीं है, ये अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने का समझने का तरीका अलग होता है। ठीक है। हमारे ओवरऑल सब्जेक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स। सब्जेक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स। और जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट वाली करी थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि इनकम के टोटल कितने हेड्स होते हैं? 5 हेड होते हैं। एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। तो वो 5 हेड जो है वो 5 इनकम के सोर्सेज हैं। तो उन 5 में से हम एक सोर्स की बात करने जा रहे हैं, क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और सब्जेक्ट का नाम क्या? इनकम टैक्स। तो हमको है ना ऐसे लोगों की बात करनी है इस चैप्टर के अंदर जिन लोगों ने अपना मकान किराए पर दे के रखा हुआ है। जिन लोगों ने अपना मकान किराए पर दे के रखा हुआ है और वहां से उनको क्या हो रही है? रेंटल इनकम आ रही है। तो मैं अभी जो 2 दिन आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ना, वो क्वेश्चन बनाने के लिए वो रूल्स काम आने वाले हैं, नो डाउट। जो मैं समझाऊंगा 2 दिन में, आज की और कल की क्लास में, वो सारे रूल्स क्वेश्चन बनाने के लिए काम आएंगे। प्लस इस चैप्टर से अगर थ्योरी क्वेश्चन भी आता है ना, तो वही रूल्स को क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ लेता है। मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी पूछता है इस चैप्टर से। वो कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेशन वाला ज़माना नहीं है इनकम टैक्स में कि आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन वगैरह याद कर लिए और वो आंसर चिपका के आगे। नहीं, इस चैप्टर से भी अगर थ्योरी आती है तो जो प्रैक्टिकल रूल्स में समझाऊंगा ना, उसी से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो मैं आप लोगों को ये चैप्टर प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरिटिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। और मैं बाद में समझा भी दूंगा कि देखो अनसॉल्व में ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर ये। क्लियर है? तो ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा आप लोगों का यूनिट नंबर 2 तैयार हो जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने का फॉर्मेट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने का क्या है? फॉर्मेट।
अब इनकम टैक्स जब पढ़ोगे ना तो आप लोगों को कैलकुलेशन वर्ड यूज नहीं करना है, कंप्यूटेशन वर्ड यूज करना है। क्या वर्ड यूज करोगे? कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि ये क्या है? कैलकुलेटर। इसमें एरिथमेटिकल ऑपरेशंस बस होते हैं। एरिथमेटिकल समझते हो ना? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। और ये जो है जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्या? कंप्यूटर है। तो ये कंप्यूटिंग का काम करता है, मतलब एरिथमेटिकल प्लस लॉजिकल ऑपरेशन दोनों करता है। तो इनकम टैक्स में जब हम सवाल बनाने बैठते हैं तो वहां पे कैलकुलेशन नहीं करते, हम कंप्यूटेशन करते हैं, क्योंकि हर पॉइंट में उसके पीछे लॉजिक्स, रूल्स, लॉ ये सब लगता है। और प्लस माइनस तो कर ही रहे हो, इसलिए यहां पर कभी भी आप वर्ड यूज करोगे तो क्या वर्ड यूज करोगे? कंप्यूटेशन। कैलकुलेशन वर्ड यूज नहीं करना है। क्लियर है? बाकी लिख दोगे, पेपर चेक करने वाले को इतना कुछ पता नहीं रहता, कैलकुलेशन भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, है ना? वो CA के एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत कर देता है ये चीज, लेकिन आपको कंप्यूटेशन वर्ड ही यूज करना है। देखो, आप लोगों को मैंने अभी बताया, हम जो टॉपिक का नाम पढ़ रहे, टॉपिक का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हिंदी में इसको बोलते हैं मकान संपत्ति से आय। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मकान संपत्ति से आय। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना। मान लो ये एक मकान है, इस मकान का मालिक है मिस्टर ए। मान लो एक मकान है, उस मकान का मालिक है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने अपने मकान को मिस्टर बी को किराए पर दिया हुआ है 10,000 पर मंथ में। तो मिस्टर ए को मैं यहां पर क्या बोलूंगा? ओनर ऑफ द हाउस। ये जो मकान है इसको मैं क्या बोलूंगा? हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर बी को मैं क्या बोलूंगा? टीनेंट, किराएदार। ये कुछ कुछ वर्ड है जो आप लोगों को क्वेश्चन बनाते समय देखने को मिलेंगे। किराएदार के लिए क्या वर्ड यूज होगा? टीनेंट। मकान के मालिक के लिए ओनर। मकान को क्या बोलेंगे? हाउस प्रॉपर्टी। किराए में दिए ना मकान को, तो किराए में देने की प्रोसेस को बोलते हैं लेट आउट। क्या बोलते हैं? लेट आउट। लेट आउट या लेट। लेट वर्ड का मतलब होता है किराए पर देना। मैं जब छोटा था तो कहीं कहीं पे बिल्डिंग में लिखा रहता था टू लेट, ये लिखा रहता था, तो मैं उसको टॉयलेट पढ़ता था और बोलता था स्पेलिंग गलत लिखे देखो। एकदम छोटा था तब की बात भाई। फिर बाद में मेरे को पता चला टू लेट का मतलब होता है किराए से देना है। ये दो वर्ड अलग अलग है, और देखना हमेशा उसके बीच में एक स्पेस डैश लिया रहता है। ये लिखा रहता है ना कहीं पे भी, इसका मतलब क्या होता है? किराए से देना है। तो यहां पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना मकान किराए पर दिया है 10,000 रुपये प्रति माह पे। तो यहां पर मिस्टर ए ओनर है मकान का, मिस्टर बी को टीनेंट बोलेंगे, है ना? और मकान को क्या बोलेंगे? हाउस प्रॉपर्टी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मिस्टर ए की इनकम कितनी कहलाएगी? ये पर मंथ है 10,000 पर मंथ, और हमको इनकम कैलकुलेट करनी है तो एक साल की इनकम कैलकुलेट करनी है। कितना आएगा? 10,000 इंटू 12, तो कितना आएगा? तो मैं बोलूँगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर ए की 1,20,000 है। अगर इतना सही कैलकुलेशन रहता तो चैप्टर बनता कि इसके नाम से कुछ नया होगा जो आप लोग नहीं जानते हो और जो बताना चाह रहे हैं। ये तो कोई भी कैलकुलेशन कर लेता है। 10,000 एक महीने का है तो चलो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1,20,000 आ जाएगा, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है, ऐसा रहता तो चैप्टर ही नहीं बनता। तो सबसे पहली बात, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जिस आदमी ने मकान को किराए पर दिया है उस आदमी के लिए हम इनकम कैलकुलेट करेंगे और किसी के लिए नहीं करेंगे। तो यहां पर इनकम किसकी बनेगी? मिस्टर ए की। और मिस्टर ए के लिए जो किराए का पैसा है ये तभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा जब मिस्टर ए जो है इस मकान का क्या होगा? ओनर होगा। मकान किसी और के नाम से है, किराया किसी और को मिल रहा है, तो क्या जिसको किराया मिल रहा है तो उसको जो किराए की इनकम है उसको मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ? नहीं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाने के लिए मकान का उस आदमी का क्या होना जरूरी है? ओनरशिप होना जरूरी है। ओनर नहीं होगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं कहलाएगी। इनकम है लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी।
इतनी बात समझ में आई। उसके बाद मकान जो होता है ना, मकान जो होता है वो इसके ओनरशिप में होना चाहिए, एक पहली बात। दूसरा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 1,20,000 रुपए इसकी इनकम आ रही है साल भर की, अगर इतना ही रहता तो ये चैप्टर नहीं बनता। तो ऐसा क्या है इस चैप्टर में जिसके लिए इतना बड़ा एक चैप्टर बना दिया गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम से? सबसे पहली बात ये आप ध्यान से समझना, इनकम टैक्स वाला अपना कभी भी नुकसान नहीं चाहेगा। इनकम टैक्स वाला जो है ना, अपना कभी भी नुकसान नहीं चाहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपकी जितनी ज्यादा इनकम दिखेगी उतना ज्यादा उसको क्या मिलने वाला है? टैक्स। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूं, आप जितनी ज्यादा इनकम दिखाओगे उतना ज्यादा आपको क्या दिखाना पड़ेगा? टैक्स। तो आपको भी भगवान ने दिमाग दिया है, इनकम टैक्स वाले के पास भी दिमाग की कमी नहीं है। आप अपनी इनकम कम दिखाना चाहोगे और इनकम टैक्स वाला ज्यादा टैक्स लेना चाहता है आपसे। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो इनकम टैक्स वालों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मेट बनाया है। उस फॉर्मेट के बेस पे जो इनकम निकल कर आएगी उसी पर ही टैक्स लगेगा, चाहे आपका एक्चुअल इनकम कम हो या ज्यादा हो, मैटर नहीं करता। आ रही बात समझ में? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने के लिए ये जो फॉर्मेट दिख रहा है अपने को इसका यूज करना है। अभी देखोगे टेंशन हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी मैं समझाऊंगा तो फिर उसके बाद सब समझ में आएगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करनी, तो ऊपर लिखोगे हेडिंग में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप लोगे यहाँ पे क्या? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सबसे पहले अपन क्या लेंगे? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। क्या होता है मैं बताऊंगा, सबकी मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? फेयर रेंट। सबसे पहले क्या लिए हमने? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फिर क्या लिए? फेयर रेंट। फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल वैल्यूएशन थी 1,00,000 और फेयर रेंट था आपका 1,20,000। प्लस माइनस नहीं करना है, दोनों में कंपेयर करना है। दोनों में ज्यादा कौन सा है? फेयर रेंट ज्यादा है कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्यादा है? तो नीचे उतरेगी अमाउंट कौन सी? 1,20,000। ये जो मैंने WEH लिखा है ना, इसका मतलब होता है विच एवर इज हायर। आई बात समझ में? आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले क्या लेना? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फिर क्या लेना है? फेयर रेंट। दोनों में जो ज्यादा है कंपेयर करो, नीचे उतार दो अमाउंट, क्या आ जाएगा? 1,20,000 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर लेंगे क्या? स्टैंडर्ड रेंट। क्या लेंगे? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड रेंट थी कितनी? 90,000। स्टैंडर्ड रेंट कितनी थी? 90,000। अभी सबका मतलब एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ फॉर्मेट से आप लोग फैमिलियर हो जाओ। अब बताओ, ये जो अमाउंट आई 1,20,000 और ये 90,000, ये दोनों में कंपेयर करो, ये दोनों में कम कौन सा है? तो नीचे जो उतरेगा अपन यहाँ पे 90,000 लेंगे। मतलब पहले कंपैरिजन में हमने ज्यादा देखा, दूसरे कंपैरिजन में हमने क्या देखा? कम देखा। जब आप म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट के बीच में कंपैरिजन किए तो विच एवर इज हायर देखे, और वो जो विच एवर इज हायर जो आया उसका कंपैरिजन आपने स्टैंडर्ड रेंट के साथ किया तो वहां पे विच एवर इज क्या देखे? लोअर देखे। तो अब आपका जो 90,000 आया ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको आपको एक नाम देना पड़ेगा। इसका नाम आप रखोगे क्या? एक्सपेक्टेड रेंट। इसको अपन क्या नाम देंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर है मेरी बात? एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। एक्सपेक्टेड रेंट के बाद अपन लेंगे यहां पर क्या? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल। क्या लेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल। अभी आपने क्या निकाला? ऊपर से कैलकुलेशन करते आए तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। इसके बाद अपन क्या लेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल। अब ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे। मान लो एक्चुअल रेंट रिसीव था 1,20,000 वापस से। एक्चुअल रेंट रिसीव कितना था? 1,20,000। अब वापस से कंपेयर करना है आपको ये दोनों के बीच में, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट के बीच में कंपैरिजन करना है। ये दोनों में ज्यादा कौन सा दिख रहा है आपको? अब 1,20,000 नीचे उतरेगा। इसको अपन नाम देंगे क्या? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या नाम देंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
क्लियर है मेरी बात? चलो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, उससे आप लोग मेरे को ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल कर बताओगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले दिया है फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। चलो ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा, बनाओ ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल के बताओ। पीएम मतलब पर मंथ। हाँ, ऊपर वाला टोटल है, पर एनम है, ऊपर वाला जो है पर एनम है, पर एनम, पर एनम, और ये जो है क्या है, पर मंथ है। आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल के बताना है। सीक्वेंस मेंटेन करना है फॉर्मेट का, कोई भी चीज आगे पीछे मत कर देना। एक 32 आ रहा है, देखते हैं। कितना है प्रियंका? करो ना कैलकुलेट। अच्छा, आपका? आप लोगों का कितना है? एक। आपका नवाज, फैजल, आपका 132, आप तीनों का कितना आया? ऑनलाइन वालों अनुराग, सेजल, अंकित, देवती, कितना आया? देखो आज इस चैप्टर का पहला दिन है, तो इसके पहले कोई कुछ नहीं जानता था इस चैप्टर के बारे में, तो आप सब लोगों को इन्वॉल्व होना जरूरी है, कोई खाली नहीं बैठेगा। देखो सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पे क्या, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन अपने को पर एनम दिया हुआ है, 1 लाख ले लो। फिर क्या लेते हैं, हाँ म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है, 110। फेयर रेंट कितना है, इन दोनों में कंपैरिजन करते तो क्या देखते हैं, विच एवर इज हायर, नीचे उतरेगा 110। फिर नीचे क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। अब ये दोनों में जो कम होगा वो नीचे लेंगे, तो ये जो आएगा इसको क्या नाम देते हैं अपन, एक्सपेक्टेड रेंट नाम देंगे, तो 110 आ जाएगा। उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है, 11,000 इंटू 12, 132। ये जो आएगा इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू नाम दे देंगे, कितना, 132 आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाए। अब ध्यान से सुनो इधर, ये क्या है अभी हम जो कर रहे थे वो क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला अभी हमने, इधर इधर हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला। आपसे एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पेपर में, हाउ ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज कंप्यूटेड।
या शॉर्ट नोट में आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है बताना है, थ्योरी क्वेश्चन। देखो इनकम टैक्स वाले को कोई मतलब नहीं है कि आपने एक्चुअली अपने मकान को कितने रुपए किराए में दिया है। मान लो आपके पास एक मकान है, अगर आप किसी दूसरे को देते उस मकान को तो 20,000 रुपये पर मंथ किराया आता हो उस मकान से। कितना किराया आता? 20,000 पर मंथ आता। लेकिन उस मकान में अभी आपने अपने फ्रेंड को रहने के लिए दे दिया, अपने दोस्त को रहने के लिए दे दिया। अब दोस्ती यारी में आपने उसको 10,000 रुपये महीना ले रहे हो उससे, तो इनकम टैक्स वाले को आपके दोस्ती यारी से कोई मतलब नहीं है। आप कितना में किराए में दिए हो? 10,000, कोई दिक्कत नहीं, आप दो, आप फ्री में रहने दो उसको। इनकम टैक्स वाले को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने एक्चुअली अपने अपने मकान को कितने रुपए किराए में दिया है। इनकम टैक्स वाला आपसे टैक्स लेगा किसके बेस पे मालूम है? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट समझते हो? इतना वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मिनिमम आपके मकान का इतना किराया होना चाहिए। मिनिमम आपके मकान का एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर का किराया होना चाहिए, चाहे आपने एक्चुअली मकान दिया है चाहे नहीं दिया, मैटर नहीं करता। इसलिए देखना, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन मतलब होता है हमारे जो मकान का म्युनिसिपल के रिकॉर्ड्स में क्या वैल्यू है। आप लोग कभी किसी का घर अभी बना है, कंस्ट्रक्शन हुआ है किसी के जानते में, नगर पालिका में बोलते हैं नक्शा पास करवाते हैं, सुने होंगे। क्यों पास करवाते हो? नगर पालिका में नक्शा पास क्यों किया जाता है? देखो मान लो ये नगर पालिका है और आपका यहाँ पर मकान है, किसी और का मकान है, ऐसे बहुत सारे मकान हैं। नगर पालिका क्या करती है? आपके मकान का टैक्स लेती है कि नहीं? आप लोगों से टैक्स लेती है। अब कोई मकान बड़ा है और कोई मकान छोटा है, तो नगर पालिका वाले क्या आपसे, हर इंसान से, हर मकान मालिक से एक बराबर टैक्स लेते हैं? किसी से कम किसी से ज़्यादा लेते हैं। तो किससे कितना टैक्स लिया जाता है? किससे कितना टैक्स लिया जाता है? वो हर बार आएगा आपके मकान का मेजरमेंट करता रहेगा बैठ के? नहीं। इसलिए घर जब बनवाना रहता है ना, तो घर बनवाने के पहले बोला जाता है कि जाओ नगर पालिका से अपना नक्शा क्या करवा लो? पास करवा लो। नक्शा पास कराने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि नगर पालिका अपने रिकॉर्ड्स में आपके मकान का साइज और मकान की डिटेल एंट्री करके रख लेती है। आ रही बात समझ में? वो मकान कितने स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन हुआ है, कितना मंजिला मकान है, कॉमर्शियल है कि रेसिडेंशियल है, ये पूरा हिसाब किताब अपने रिकॉर्ड्स में वो रख लेती है आपके मकान के बारे में। तो उसके आधार पे नगर पालिका क्या करती है? आपके मकान का एक एनुअल रेंटल वैल्यू कैलकुलेट करती है। क्या कैलकुलेट करती है? जितना आपके मकान का साइज है, फ्लोर है, एरिया है, उसके हिसाब से आपके मकान का नगर पालिका वाले लोग एक एनुअल रेंटल वैल्यू कैलकुलेट करके रखते हैं। उस एनुअल रेंटल वैल्यू के बेस पर फिर आपसे क्या लिया जाता है? म्युनिसिपल टैक्स लिया जाता है। क्या लिया जाता है? नगर पालिका का जो टैक्स पड़ता है ना मकान का, वो लिया जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये जो एनुअल रेंटल वैल्यू नगर पालिका की पुस्तकों में हमारे मकान का लिखा हुआ है, उसी एनुअल रेंटल वैल्यू को बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन। आप जाना ना कल अपने घर का डिटेल लेके और बोलना हमारे मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन बताओ, तुरंत बता देगा डिटेल खोल के। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल आपके मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन आ रहा है 50,000 रुपए सालाना, और म्युनिसिपल टैक्स है कितना परसेंट? 10%। तो आपको टैक्स कितना पटाना पड़ेगा? 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000 टैक्स पटाना पड़ेगा। और हर मकान का क्या म्युनिसिपल वैल्यूएशन एक बराबर आएगा? डिपेंड करता है उस मकान के साइज के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, एरिया के ऊपर। आ गई बात समझ में? तो वो जो नगर पालिका की बुक्स में, रजिस्टर में, रिकॉर्ड में जो हमारे मकान का एनुअल रेंटल वैल्यू रिकॉर्ड करके रखा गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो इनकम टैक्स में जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं, हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करते समय ये नहीं देखा जाएगा कि आपने मकान कितने में किराए में दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि आपका मकान का क्या आ रहा है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना आ रहा है, वो देखेंगे। ये ले लिए, क्लियर है? उसके बाद सेकंड नंबर पर इनकम टैक्स वाले देखते हैं कि आपके मकान का फेयर रेंट कितना है। फेयर रेंट, फेयर रेंट का मतलब ये होता है
मान लो एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी में 20 मकान हैं। कितने मकान हैं? 20 मकान है। मैं ऐसे अंदाजे से कुछ भी बना दिया। इस कॉलोनी में कितने मकान हैं? 20। मैं अंदाजे से बना दिया, काउंट मत करना। ये वाला जो मकान है ये अभी नया नया जस्ट बन के रेडी हुआ आपका, ये वाला मकान, और इसको आप किराए में देना चाहते हो, टू बी, मतलब आप इसको क्या करना चाहते हो? किराए पे देना चाहते हो। तो किराए में दोगे तो क्या रेंट रखोगे? एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, क्या रेंट रखोगे इस मकान का? आपको सपना है अगर रात को कि इतना किराया रखना चाहिए इस मकान का, क्या करोगे? एक सामान्य आदमी क्या करेगा इस मकान को किराए में देने से पहले? उस एरिया का किराया देखेगा कि क्या रेंट चल रहा है। तो मतलब ये जो है ना कॉलोनीज को मैं एक नाम दूंगा लोकेलिटी। इसको क्या नाम दूंगा? लोकेलिटी। तो या फिर मार्केट भी बोल सकते हैं। तो इस एरिया में इस टाइप के मकान का क्या रेट चल रहा है किराए का, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट भी बोल सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या? फेयर रेंट। क्या बोलेंगे उसको? फेयर रेंट, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, या फिर रेंट ऑफ सेम लोकेलिटी ऑफ सिमिलर हाउस, रेंट ऑफ सेम लोकेलिटी ऑफ सिमिलर हाउस, उसको क्या बोलेंगे? फेयर रेंट। मतलब मार्केट में आपके जितने बड़े मकान का क्या रेट चल रहा है। तो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल वैल्यूएशन सबसे पहले लेते हैं, फिर बाद में क्या लेते हैं? फेयर रेंट लेते हैं। ये दोनों में जो बड़ा होगा उसको नीचे उतारेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स वाले को कोई मतलब नहीं आपने कितने में किराए में दिया हुआ है, वो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन देखता है, फिर क्या देखता है? मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो, और दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको नीचे उतारेंगे। आ गई बात समझ में? उसके बाद ये बड़ी वाली अमाउंट नीचे आई। उसके बाद अपन लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट। क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड रेंट लेते हैं। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? सुनो, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट सुनो ध्यान से, क्या होता है? बड़ी सिटियों में मकान, किराए के मकान की बहुत हैवी डिमांड होती है, जानते हो कि नहीं? मुंबई में, बेंगलोर में जाके किराए में लेके दिखा दो मकान, मिलेगा तो अनाप शनाप किराया बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े बड़े सिटियों में रेंट कंट्रोल एक्ट नाम का एक कानून लागू कर दिया है। क्या नाम से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून लाया, कानून का नाम क्या है? रेंट कंट्रोल एक्ट। और ये जो कानून है बड़े बड़े सिटियों में लागू होता है जहाँ पे किराए की बहुत दिक्कत होती है, किराए के मकान की। क्यों ये कानून लाया गया? क्योंकि किराएदार लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था। मकान मालिक तो चाहेगा ना भाई कि उसका मकान ज़्यादा से ज़्यादा किराए में जाए। एक आदमी आया बोला 10,000 रुपये पर मंथ में लूंगा मकान, थोड़ी देर बाद दूसरा आया बोलता है मेरे को 15 में दे दो, तो बेचारे 10 वाले का क्या होगा जो बात करके गया? अब तीसरे नंबर पे आ गया मैं 20 दूंगा बोल रहा है, तो ये दोनों का क्या होगा? और इधर मकान मालिक लालच में आते जाते किराए बढ़ाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई, बोली नहीं, इस एरिया में अब क्या लागू हो गया? रेंट कंट्रोल एक्ट। अब इस पर्टिकुलर मकान के, इस एरिया का अगर मकान है और इतना बड़ा मकान है तो आप इस मकान का इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा किराया नहीं ले सकते। तो उस अमाउंट ऑफ रेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट हमको कहाँ से पता चलता है? रेंट कंट्रोल एक्ट। ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ये सब वर्डिंग्स आएगी। क्लियर है मेरी बात? मतलब स्टैंडर्ड रेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाया गया हुआ एक एक्ट है जिसमें लिखा है कि उस मकान का, उस पर्टिकुलर एरिया के मकान का उससे ज़्यादा किराया नहीं होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पर आपका फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन में कंपेयर किए तो क्या लिखे थे यहाँ पे? विच एवर इज। और यहाँ पर अब स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर रहे हो तो क्या लिख रहे हो? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इनकम टैक्स लाई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रेंट कंट्रोल एक्ट लाई है। एक तरफ बोलती ज़्यादा किराया चाहिए, एक तरफ बोलती कम किराया चाहिए, तो खुद अपने आप को अपनी बात काट रही है ना इससे।
इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट से जब कंपेयर करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर करना पड़ता है। क्लियर है मेरी बात। अब उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट आया, ये दोनों का कंपैरिजन होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ रेंट होती है जो इनकम टैक्स वाले चाहते हैं कि मिनिमम इतना रुपया आपका मकान कमा के देगा। देखो अभी तक तीन चीजें मैंने बताई आपको, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कौन बताता है, नगर पालिका वाले। फेयर रेंट कहां से पता चलता है, मार्केट से। और स्टैंडर्ड रेंट कहां से पता चलता है, अभी तक आपने मकान कितने में किराया दिया उसकी बात हुई है, एक्चुअली कितने में किराया दिया अभी तक उसकी बात ही नहीं हो रही है। अभी तो हवाबाजी हो रही है तीन में, ये कौन बता रहा है, ये कितना मकान का रेट बता रहा है, वो कितना बता रहा है, वो कितना बता रहा है। ये तीनों के हिसाब से जो अमाउंट आएगा रेंट का उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या बोलेंगे, मतलब इनकम टैक्स वाला आपके मकान से मिनिमम इतनी एक्सपेक्टेशन रखा है कि हाँ भाई इतना बड़ा मकान है, इस एरिया का मकान है, तो इतना मिनिमम आपका मकान का किराया आना चाहिए। क्लियर है। अब पांचवें नंबर के पॉइंट में बात हो रही है कि एक्चुअली आपने कितने में मकान को किराए में दिया, एक्चुअली। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है 1,20,000, कैलकुलेट किए, ऊपर से कैलकुलेशन करते करते आए तो कितना मिला, 1,20 मिला। और आपने अपने मकान को 9,000 रुपये पर मंथ किराए में देके रखा हुआ है। कितने में देके रखा हुआ है, 9,000 पर मंथ। तो एक्चुअली अब आपको किराया कितना मिल रहा है, 1,08,000 रुपये मिल रहा है। एक्चुअली कम मिल रहा है, लेकिन इनकम टैक्स एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा है, तो टैक्स किसके ऊपर लेगा, विच एवर इज हायर। मतलब किस पर टैक्स लेगा वो आपसे, वो आपकी गलती, आप कम में क्यों दिए। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, क्यों ये फॉर्मेट ऐसा बना है। अब ये प्लस माइनस करने के बाद, ये कंपैरिजन करने के बाद आपको जो अमाउंट मिलती है अपन उसको क्या बोलते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने कैलकुलेशन भी कर लिया कि एग्जांपल बताया। अब बचपन से एक चीज जानते हो आप लोग, कोई भी इनकम अगर हम कमाते हैं, उस इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कुछ खर्चे किए हैं तो उस खर्चे की डिडक्शन मिलती है कि नहीं मिलती है। कोई भी खर्चा अगर आपने किया है किसी इनकम को कमाने के लिए, तो इनकम किसको बोलेंगे, जो इतना पैसा मिला माइनस जितना खर्चा किया, तो जो बचेगा उसको इनकम बोलते हैं। तो कुछ कुछ खर्चे किए जाते हैं तो खर्चों को माइनस करना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंच गए ना, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंचने के बाद आपको यहां पर क्या माइनस करना है, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करना है। और दूसरा क्या माइनस करना है, अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। हमारा जो प्रीवियस ईयर है, यहां पर प्रीवियस ईयर में लिख देता हूं क्या है हमारा, 2023-24 हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। ठीक है, मतलब 2023-24 के दौरान जो भी किराया हमारा डूब गया, मतलब बैड डेट समझते हो ना, बैड डेट, भाई मकान का किराएदार रह के चला गया लेकिन किराया नहीं दिया, उसको हम बोलेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से दो चीजों की डिडक्शन मिलती है, किसकी किसकी, म्युनिसिपल टैक्स की और अनरियलाइज्ड रेंट की। तो यहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अब दो चीजों को माइनस कर दोगे, किसको किसको, म्युनिसिपल टैक्स को और अनरियलाइज्ड रेंट को। तो ये दोनों माइनस करने के बाद जो फाइनली अमाउंट बचेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, एनुअल वैल्यू। उसको क्या बोलेंगे, एनुअल वैल्यू। अब समस्या एक है कि म्युनिसिपल टैक्स और अनरियल रेंट की डिडक्शन यहाँ पर मिलती है, कब मिलती है और कितनी मिलती है उसकी बात। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स ध्यान से सुनना। म्युनिसिपल टैक्स मतलब जो नगर पालिका वाले हमसे टैक्स का पैसा लेते हैं मकान का, उसको अपन क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल टैक्स। देखो क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्स का करते क्या है, म्युनिसिपल टैक्स अगर मिलेगा तो क्या करोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या करोगे, माइनस करोगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आती है, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फिर क्या लेते हैं, फेयर रेंट। दोनों में जो ज़्यादा होगा नीचे उतारेंगे, फिर क्या लेते हैं, ये दोनों में जो कम होगा उसको नीचे उतारेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। हाँ भाई रुको ना, मैं बुलाता हूँ। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको नीचे उतारेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल। ये ले लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस क्या करेंगे,
म्युनिसिपल टैक्स माइनस क्या करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट फाइनली आएगी उसको क्या बोलेंगे। तो मेरी अभी बातचीत हो रही है आप लोगों के साथ म्युनिसिपल टैक्स के बारे में। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में दो सवाल, इसकी डिडक्शन कब मिलती है, इसकी डिडक्शन कब मिलती है, और दूसरा सवाल कितनी मिलती है। दो सवाल है, कब मिलेगी और कितनी मिलेगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से शॉर्ट नोट आता है इसको, म्युनिसिपल टैक्स के बारे में बताओ। शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट अगर आ गया ना, 5 नंबर का शॉर्ट नोट रहेगा और आपको म्युनिसिपल टैक्स के बारे में ज्ञान देना है। ठीक है, तो मैंने दो चीजें लिखी, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन कब मिलेगी और दूसरा सवाल क्या है, कितनी मिलेगी। जैसे ही मैं चैप्टर चालू कर रहा था तो आप लोगों को एक दो वर्ड बताया था, दो पिक्चर में हीरो थे, एक था ओनर और दूसरा कौन था, टीनेंट। ओनर मतलब मकान का मालिक, टीनेंट मतलब किराएदार। टीनेंट बोलो या टेनेंट बोलो एक ही मतलब है। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन तभी मिलेगी जब पेमेंट ओनर के द्वारा किया जाएगा। डिडक्शन कब मिलेगी, पेड बाय ओनर। अगर ओनर बदमाश है, बदमाश मतलब बोल दिया कि भाई म्युनिसिपल टैक्स किराएदार ही पटाएगा, तो ठीक है बेचारा किराएदार पटा रहा है, लेकिन ओनर इधर फिर डिडक्शन अपनी जब इनकम कैलकुलेट करेगा तो म्युनिसिपल टैक्स का जो खर्चा हुआ है उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। डिडक्शन क्लेम कौन कर सकता है, ओनर पे करेगा तभी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ये पहली कंडीशन। दूसरा, इफ म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर हमारा क्या है 23-24, अगर म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया जाएगा 23-24 के, कभी कभी होता है ना पेमेंट तो ओनर करता रहता है समय समय पे, लेकिन किसी कारण से हमारे प्रीवियस ईयर में ओनर ने पेमेंट ही नहीं किया, अनपेड है म्युनिसिपल टैक्स, करता ओनर ही है लेकिन इस साल क्या है, अनपेड है। देखो पहला तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन कब मिलेगा, जब पेमेंट ओनर करेगा तब मिलेगा, ओनर के ही द्वारा होना चाहिए पेमेंट, ओनर के ही जेब से जाना चाहिए पैसा, ये पहली कंडीशन। दूसरा कि उसका पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट करता तो ओनर है, ओनर की जेब से पैसा जाता है, लेकिन उस साल में उस पर्टिकुलर ईयर में वो क्या रह गया, अनपेड रह गया, तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है मेरी बात। तीसरा, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है, प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, हर साल हमारा म्युनिसिपल टैक्स 10,000 रुपये बनता है, हर साल हमारा म्युनिसिपल टैक्स कितना बनता है 10,000। ओनर ने इस साल में कुछ भी पे नहीं किया तो डिडक्शन मिलेगी, नहीं, डिडक्शन मिलेगी नहीं। टीनेंट ने 10,000 रुपये का पेमेंट किया, पेमेंट किया, म्युनिसिपल टैक्स पे हुआ है, लेकिन किसने किया है, टीनेंट ने, तो डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी। 10,000 में से ओनर ने सिर्फ 5,000 रुपये पे किया और बाकी 5,000 अभी देना बाकी है, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, जितना पे हुआ है उतने की मिलेगी, जितना पे हुआ है उतने की डिडक्शन मिलेगी। तो 5 की नहीं मिलेगी, 5 की मिलेगी। 10,000 पे करना था, ओनर ने 5,000 पे कर दिया और टीनेंट ने 5,000 पे कर दिया। ओनर ने कितना पे किया 5 और टीनेंट ने कितना पे किया 5, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी 5। ध्यान से सुनते जाना ना, ये सब क्वेश्चन में आता है जो जो बता रहा हूं। पिछले 5 साल से ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं किया था, पिछले 5 साल से। हर साल का कितना बनता है 10,000 बनता है, हर साल का 10,000 10,000 10,000 हर साल का बनता है। पिछले 5 साल का पेमेंट नहीं किया था, इस साल का मिला के पिछले टोटल 5 साल का पेमेंट नहीं हुआ है। इस साल में उसके पास पैसा आया कहीं से, धड़ाक से 50,000 रुपये पेमेंट कर दिया। किस साल में पेमेंट हुआ है 23-24 में, पूरा 50,000 इकट्ठा पटा दिया, इस साल का मिला के पिछले 4 साल का और, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, पूरे 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी।
क्योंकि पिछले 4 साल में पे नहीं किया था तो डिडक्शन लिया रहा होगा क्या? नहीं लिया रहा होगा। तो जिस साल में म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट होता है, चाहे वो कितने भी साल की अमाउंट हो, पूरे की डिडक्शन क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। क्लियर है? लास्ट एग्जांपल, आने वाले 3 साल का और करंट ईयर का टोटल कितने साल हो गए? 4 साल का ओनर ने टोटल 40,000 का पेमेंट कर दिया, मतलब करंट ईयर का 10 और आने वाले 3 साल का 30,000, तो टोटल कितना पट गया? तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? 40। अलग अलग लेगा ना सर हर साल? नहीं लेगा। म्युनिसिपल टैक्स का रूल यही है, आपको सिर्फ डिडक्शन लेते समय ये ध्यान देना है, ओनर के द्वारा प्रीवियस ईयर में कितना पेमेंट किया गया। पेमेंट ओनर के द्वारा होना चाहिए, पेमेंट प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर में जितनी अमाउंट का पेमेंट करेगा पूरे अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो अमाउंट कौन से साल को बिलोंग करती है, वो मैटर नहीं करता। 10 साल का भी टैक्स एक साथ पटाएगा ना तो भी डिडक्शन पूरा इस साल ले लेगा वो। क्लियर है? अब डिडक्शन इस साल ले लिया तो फिर आगे नहीं ले सकता वो। आगे बात समझ में? तो म्युनिसिपल टैक्स के बारे में ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब चीज़ का नोट्स मेरे पास है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको लिख कर आ जाना। ठीक है? तो म्युनिसिपल टैक्स के बारे में अगर मैं पूछूं तो आप लोग क्या जवाब दोगे? म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन कब मिलती है? व्हेन पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज अलाउड पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर विच म्युनिसिपल टैक्स बिलोंग। मतलब ओनर के द्वारा प्रीवियस ईयर में जितना भी अमाउंट म्युनिसिपल टैक्स का पे किया जाएगा, चाहे वो म्युनिसिपल टैक्स की अमाउंट किसी भी प्रीवियस ईयर को बिलोंग करती है, पूरे अमाउंट का आप डिडक्शन यहाँ पर क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो। टीनेंट अगर पे करेगा तो मिलेगा डिडक्शन? नहीं मिलेगा। उसके बाद बात आती है अनरियलाइज्ड रेंट। उसके बाद बात किसकी आती है? अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब, ध्यान से सुनना, मान लो ये हमारा ईयर है 23-24, एक किराएदार अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमारे घर में रहा किराए में, और हर महीने वो कितना रुपए किराया देता था? 10,000 पर मंथ देता था। 10,000 पर मंथ देता था। वो है ना भाई, क्या किया? 30 नवंबर तक रहा दिसंबर तक, सॉरी, रहा कब तक? दिसंबर तक। लेकिन उसने किराया कितना दिया? 30 नवंबर तक दिया। 30 नवंबर खाली करके 30 नवंबर तक का किराया दिया, फिर दिसंबर का 1 महीना और आया, यहाँ पे खाली करके चला गया, खाली करके चला गया। अब मेरा सवाल आपसे है कि अनरियलाइज्ड रेंट कितना है? अनरियलाइज्ड रेंट कितना होगा? देखो, जिस एरिया में जिस टाइम में रहा ही नहीं, जिस टाइम पे नवाज जिस टाइम पे रहा ही नहीं, उस टाइम का किराया कैलकुलेट भी नहीं। भाई कोई रहा ही नहीं तो किराया लोगे क्या? नहीं। टोटल वो आदमी कितने दिन किराए में रहा? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, कितना महीना होता है? 9 महीना होता है। तो 10,000 इंटू 9, तो ये हो जाएगा कितना? 90,000। इतना हमको उससे किराया लेना है। रहा पूरे 9 महीने, तो 9 महीने का किराया लेना बनता है। लेकिन वो भाई ने कितने महीने का किराया दिया है? 8 मंथ का। तो 80,000 किराया हमको मिला, रिसीव्ड। कितना नहीं मिला? तो ये हो गया अनरियलाइज्ड रेंट। ये हो गया क्या? अनरियलाइज्ड रेंट। तो जो अनरियलाइज्ड रेंट होता है ना, जो किराया नहीं मिल पाया, उसकी अमाउंट हम यहाँ पर एज अ डिडक्शन क्लेम करते हैं। मतलब बैड डेट ऑफ रेंट बोल सकते हैं, बैड डेट ऑफ रेंट। ठीक है? बस इसके लिए एक ही चीज याद रखना, इसकी डिडक्शन तभी मिलेगी, डिडक्शन अलाउड ओनली इफ कंडीशंस ऑफ रूल 4 सेटिस्फाइड। ऐसा क्वेश्चन में एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा आपको, अनरियलाइज्ड रेंट दिया रहेगा ना, उसके आगे एक लाइन लिखी हुई मिलेगी कि अनरियलाइज्ड रेंट 5,000, ब्रैकेट में लिखा रहेगा कंडीशन ऑफ रूल 4 सेटिस्फाइड। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि कंडीशन ऑफ रूल 4 में क्या लिखा हुआ है, बस इतना ही याद रखना, अनरियलाइज्ड रेंट की जब भी बात होगी ना, तो आपको ये लाइन खोजना है कि कंडीशन ऑफ रूल 4 सेटिस्फाइड है कि नहीं। सेटिस्फाइड होगी तो डिडक्शन मिलेगी, सेटिस्फाइड नहीं होगी तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है मेरी बात?
तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप दो चीज़ों को माइनस करोगे, किसको किसको, म्युनिसिपल टैक्स को और अनरियलाइज्ड रेंट को। ये दोनों माइनस करने के बाद फाइनली जो अमाउंट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एनुअल वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनुअल वैल्यू। तो आप लोगों को यहाँ तक का फॉर्मेट याद हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अभी आगे क्या है उसको छोड़ो, इतना याद हुआ कि नहीं बताओ, आगे का भी हो जाएगा। सबसे पहले क्या लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फिर क्या लेते हैं, फेयर रेंट। दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको नीचे उतारेंगे, फिर उसके बाद जो ज़्यादा वाली अमाउंट आएगी उसको कंपेयर किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर देखेंगे। फिर हमको जो अमाउंट मिलेगी उसको क्या नाम देना है, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट के बाद क्या लेते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल। ये दोनों में कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर। फिर क्या आएगा नवाज, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से दो चीज़ों की डिडक्शन मिलेगी, किसकी किसकी, म्युनिसिपल टैक्स की और अनरियलाइज रेंट की। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन तभी मिलेगी जब ओनर के द्वारा पेमेंट होगा प्रीवियस ईयर में, और जितना अमाउंट प्रीवियस ईयर में ओनर पे करेगा उतने की पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि रेंट किसी म्युनिसिपल टैक्स कौन से साल का है, किसी भी साल का हो, ओनर के द्वारा प्रीवियस ईयर में पे किया गया तो डिडक्शन मिल जाएगी। और अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन कब मिलेगी, जब रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ये दोनों माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनुअल वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन आता है, हाउ एनुअल वैल्यू इज कैलकुलेटेड, एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आगे बात समझ में, फॉर्मेट भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेपर, और मैं ऐसे कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं अनसॉल्व दिखा दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के तो काम आएगा, और इसी में से घुमा फिरा के थ्योरी भी पूछ लेगा आप लोगों से। अगर आपने सिर्फ मेरी बातें सुनी हुई है ध्यान से, तो इनकम टैक्स आपको थ्योरी भी लिखने के लायक हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो इसके आगे का मैं कल की क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा ये वाले चैप्टर का।